सबसे पहले तो कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का इस लेक्चर में वेलकम है। और ये हमारा क्लास चल रहा है क्लास 10th कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 14। और हमारे चैप्टर नंबर 14 का नाम है ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा। ठीक है, इसमें बेसिकली हमको पढ़ना है ई कॉमर्स के बारे में, उसके साथ साथ हमको पढ़ना है साइबर सुरक्षा के बारे में। ठीक है, और ये हमारा जो है वो इकाई नंबर 5 है, मतलब आपका जो कंप्यूटर का यूनिट नंबर 5 ये है और ये लास्ट यूनिट रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, सेकेंड यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, ये सब डिटेल्स आपको ऑलरेडी मैंने सिलेबस वाले वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और प्रीवियस जितने भी चैप्टर के लाइव क्लास चले हैं वो सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, प्ले लिस्ट में मिलेंगे। तो प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स और बाकी आपको सभी प्रकार के नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो आप ज़रूर से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी किया ही होगा और नहीं किया है तो कर लेना, कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हमको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं मेनली। ठीक है, जो प्रमुख टॉपिक है, ओवरऑल कितने टॉपिक इस चैप्टर में हैं वो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्चुअल में ई कॉमर्स होता क्या है। सेकेंड रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स जो हमारा होता है वो कितने प्रकार से होता है। ठीक है, थर्ड नंबर टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में रहेगा। फोर्थ नंबर टॉपिक रहेगा ई गवर्नेंस के बारे में। उसके बाद 5 नंबर टॉपिक रहेगा कि एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस, जो हमारा ई गवर्नेंस के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में, मतलब साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमको इस चैप्टर में पढ़ना है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं साइबर सिक्योरिटी के। ठीक है, साइबर सुरक्षा का महत्व एवं जानकारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है हमको। फिर उसके बाद साइबर अपराध और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं उनको पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद हमको पढ़ना रहेगा साइबर अपराध को कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं साइबर अपराध का, ये टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट रहेगा साइबर अपराध की रिपोर्टिंग। ठीक है, हम कैसे साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, कहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये सब जानकारी जो कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ना है। इसीलिए ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में इस चैप्टर को समझना जरूरी है, समस्या समाधान उदाहरण के साथ। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो टोटल आप काउंट कर लो इसमें कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या फिर कितनी ओवरऑल टॉपिक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल आपको 12 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। और बात की जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तो इसमें से 70 to 80% जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आपके दैनिक जीवन में भी आपके लिए उपयोगी रहेंगे। उसके साथ आपको बोर्ड परीक्षा में तो इससे हेल्प मिलेगा ही, इससे क्वेश्चन आएगा ही। क्वेश्चन इसमें जो रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो प्रैक्टिकल रूप में पढ़ने हैं, तो इसीलिए चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सो आई होप आपको टॉपिक से रिलेटेड जितने डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो टोटल इस चैप्टर में आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपने चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाता ही हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन का पार्ट, कि एक्चुअल में हमारा चैप्टर का नाम ही है ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्चुअल में ई कॉमर्स हमारा क्या होता है। आपने कुछ सुना होगा ई कॉमर्स वेबसाइट, नहीं सुना है कोई बात नहीं है। जिन बच्चों ने या फिर जिन्होंने सुना है ई कॉमर्स ऐप, ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर ऐसा कुछ सुना है आपने तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ मैंने सुना है इसके बारे में, ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स आपने कभी अपनी पूरी लाइफ में इस नाम के बारे में, इस वर्ड के बारे में अगर सुना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको इतना समझा दूंगा कि आपसे अगर कोई पूछता है कि ई कॉमर्स होता क्या है तो आप उसको अच्छे से विथ एग्जाम्पल समझा पाओ। तो बेसिकली हमारा जो ई कॉमर्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स का जो फुल फॉर्म मतलब पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, विपणन और व्यापार की विभिन्न गतिविधियों को इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से
करने की प्रक्रिया है। ठीक है, खरीदारी सेवा और उसके साथ साथ व्यापार की सेवा, खरीदारी सेवा, व्यापार की सेवा और भी बहुत सारे जो एक्टिविटी हैं उसको डिजिटल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से पूरा करने का एक प्रोसेस होता है ई कॉमर्स। इसमें ऑनलाइन खरीदार और विक्रेता एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और सामान्यतः वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ईमेल और भी जो नेटवर्क है इंटरनेट पे पेमेंट गेटवे जैसे डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओवरऑल बहुत ही आपको, अगर आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो ई कॉमर्स होता क्या है एक्चुअल में। ई कॉमर्स जो होता है उसका फुल नेम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। इसको आप एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं तो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स के माध्यम से हम अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, अपनी जो सर्विसेज होती हैं, अभी आप प्रोडक्ट को ही समझिए। हमारे पास मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे हम, कोई कंपनी है हमारी, वो क्लॉथ बनाती है, कपड़े बनाती है। ठीक है, अब हमको उसको क्या करना है, उसको हमको बेचना है, सेल करना है, और वो भी कैसे करना है, इंटरनेट पे, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन हमको उसको सेल करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से कोई वेबसाइट अपना बनाएंगे या फिर कोई मोबाइल ऐप बनाएंगे। उस पे हम अपना कंपनी का जो भी वेबसाइट या ऐप बनाएंगे उस पे अपने सब क्लॉथ को, प्रोडक्ट को वहाँ पे शो कराएंगे, जिससे जो भी कस्टमर वहाँ पे आएंगे और अपनी जानकारी भरेंगे, उसके बाद उस प्रोडक्ट को वो खरीद सकते हैं। अब इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैं आपको बताऊंगा, वो है हमारा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। बहुत से जो आप लोग, बहुत से लोग यूज़ करते भी होंगे, और जो नहीं करता है आई होप आप कुछ समय में उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। क्यों मैंने ये तीन ही बताए, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हैं। ये हमारे जो ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हैं, मोस्ट कॉमन, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं और ये बहुत पॉपुलर है। सभी लोग, मैक्सिमम लोग इसका यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जहाँ से हम प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेस करते हैं। अगर आप सेलर हैं तो आप इस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अगर आप कस्टमर हैं तो आप इस पे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इस पे दोनों आपके लिए ऑप्शन रहता है। तो यही जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, सेलर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, एंड कस्टमर जो होता है वो उन प्रोडक्ट को बाई करता है जो उनकी नीड होती है। तो यही जो पूरा प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस हमारा ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, यही आपको डिफिनेशन में भी समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्या बताया गया, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑनलाइन खरीदारी में ई कॉमर्स का सबसे मुख्य उदाहरण है ऑनलाइन खरीदारी, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी वेबसाइट, एप्लीकेशन, जिन्हें ग्राहक सामान्यतः कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने और अन्य सामानों को ऑर्डर करने और खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा बेसिकली ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार और विपणन की जो गतिविधियां होती हैं डिजिटली मीडिया के माध्यम से और इंटरनेट का उपयोग करके, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं उसको ऑनलाइन रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं। एक दूसरे के साथ हम लोग बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और भी बहुत सारे हैं। और पेमेंट के लिए हम पेमेंट गेटवे का यूज़ करके पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ई कॉमर्स का एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन। सेकंड जो पार्ट रहेगा, सेकंड जो लेक्चर रहेगा, उसमें हम देखेंगे ई कॉमर्स के कितने टाइप्स होते हैं। उसमें आपके बहुत सारे और डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो फिर भी कोई डाउट अगर आपका इस टॉपिक से है, ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। हम आपको और बेहतर सहायता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो न्यू सिलेबस चेंज हुआ है और न्यू सिलेबस से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक
बेसिकली ये हमारा चैप्टर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th कंप्यूटर। और आज का जो लेक्चर रहेगा आपका, आज का जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, बहुत जगह मतलब बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो क्लास का 10th का चैप्टर है, ये इसमें भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, बहुत ही आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, और हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स के टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, हमारा जो ये फर्स्ट वाला टॉपिक है उसको हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। इसके बारे में हमने आपको विथ एग्जांपल और इसके साथ साथ क्या टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में वो आपको बताया था। तो इसका अगर आपने नहीं देखा है लाइव क्लास तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक टॉपिक आप सभी के लिए मैनुअली रूप से तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो चेक कर लेना। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। बेसिकली जो हमारा ई कॉमर्स का टाइप्स होता है वो 6 टाइप्स का होता है। कौन कौन से हैं उसमें? उसमें हमारे जो मेनली 6 टाइप्स हैं वो है हमारे B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, उसके बाद बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे है बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस, उसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर, फिर उसके बाद बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, जिससे आप इसको भी समझो। कहीं पे आपको अगर लिख दिया गया B2B तो आप समझ जाओ यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है बिजनेस टू बिजनेस। कहीं पे आपसे यहाँ पे लिख दिया गया शॉर्ट फॉर्म में C2C तो आपको समझ जाना है यहाँ पे बात की जा रही है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा टाइप्स। अब इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं व्यापार से व्यापार। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक डिफिनेशन और एक एग्जाम्पल। जब एक व्यवसाय जो होता है दूसरे व्यवसाय को उपभोक्ता के लिए उत्पाद या सेवाओं को बेचता है तो वह बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक स्टील कंपनी जिसका उपभोक्ता एक इंजीनियरिंग कंपनी है, ठीक है, उसे आयरन और स्टील की तार की आपूर्ति कर रही है। तो बेसिकली जो हमारा B2B होता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होता है, उसके साथ साथ जो बाई और सेल का वर्क होता है वो किसके किसके बीच में होता है? एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में, उन दोनों के बीच में आपस में ही होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल में कि एक स्टील की कंपनी है जिसका उपभोक्ता एक इंजीनियरिंग कंपनी है। ठीक है, उपभोक्ता मतलब सोर्स जो है वो इंजीनियरिंग की कंपनी है, उसे आयरन और स्टील की तार आपूर्ति कर रही है। सेकेंड होता है हमारा B2C, व्यवसाय से उपभोक्ता। ठीक है, जब व्यवसाय उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवाएं सीधे बेचता है तो वह B2C ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। जैसे एग्जांपल में एक ऑनलाइन वस्त्र स्टोर जो ग्राहक को ऑनलाइन वस्त्र खरीदने की सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारा जो होता है ट्रांजैक्शन या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो बिजनेस टू कंज्यूमर के बीच में होती है। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा है C2B, मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। जब एक जो हमारा उपभोक्ता होता है व्यवसाय को उत्पाद या सेवा बेचता है तो वह C2B ट्रांजैक्शन होता है। जैसे एक फ्रीलांस वेब डिजाइनर जो अपने दिन की मूलभूतियों को वेबसाइट डिजाइन करके व्यवसायों को बेचता है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। अगर जैसे एक ये जो हमारा C2B होता है वो कंज्यूमर टू बिजनेस के बीच होता है। जैसे एक हमारा वेबसाइट जो डिज़ाइनर होता है या फिर वेबसाइट डेवलपर होता है वो किसी बिजनेसमैन से क्या करता है, उनकी कंपनी का जो वेबसाइट होता है वो उनको बना करके देता है।
ठीक है, कौन देता है? कंज्यूमर देता है। कंज्यूमर मतलब जो पर्सन है वो देता है। किसको देता है? बिजनेसमैन को देता है या फिर उस बिजनेस के ऑनर को देता है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उपभोक्ता से उपभोक्ता के बीच में जब कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, लेन देन होता है, बिजनेस होता है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? C2C का। जब यहाँ पे दिया गया है दो उपभोक्ताएं एक दूसरे के साथ अपने उत्पाद और सेवाएं सीधे विनिमय करती हैं, तो वह C2C ट्रांजैक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति जो अपना पुराना स्मार्टफोन दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है, उसके साथ C2C संदर्भ हो सकता है। ठीक है, जैसे एक पर्सन ने एक अपना मोबाइल यूज़ किया, पहले पहले तो उसने कंपनी से खरीदा, तो वो कहाँ, उसके बीच में कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि उसने कंपनी से खरीदा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? अपना जो सेकेंड हैंड मोबाइल है, पुराना मोबाइल है, एक दूसरे पर्सन को बेच रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें तो कस्टमर टू कस्टमर डील हो रही है, तब वहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन होता है, या फिर वहाँ पे जो बिजनेस होगा वो C2C होगा। उसके बाद है यहाँ पे B2A, मतलब व्यवसाय से प्रशासन। ठीक है, जब एक व्यवसाय सरकारी अनुभागों या प्रशासनिक संगठनों को उत्पाद या सेवाएं प्रदान करता है, तो वह B2A ट्रांजैक्शन होता है। जैसे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी जो सरकारी विभागों के लिए कस्टमाइज किए गए सॉफ्टवेयर प्रदान कर रही है। ठीक है, जब हमारा ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तब हम लोग वहाँ पे B2A बोलते हैं कि B2A ट्रांजैक्शन हो रहा है। जब एक बिजनेस से और एक एडमिनिस्ट्रेशन से के बीच में जब लेन देन होता है तब वहाँ पे होता है B2A। और इसी का जस्ट अपोजिट जब एक हमारा C2A कंज्यूमर से एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तब वहाँ पे C2A कहलाता है। जैसे देखो इसका डिफिनेशन है, जब एक उपभोक्ता सरकारी अनुभागों या प्रशासनिक संगठनों में से सेवाएं प्रदान करता है तो वह C2A ट्रांजैक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति जो अपना ऑनलाइन टैक्स फाइल करता है और अपने करों को ई फाइलिंग के माध्यम से सरकारी प्रशासन को जमा करता है, तो वह C2A संदर्भ हो सकता है। डायरेक्ट कस्टमर से एडमिनिस्ट्रेशन को वो फाइल सेंड करता है। ठीक है, जो भी उसका ऑनलाइन टैक्स का फाइल रहता है वो क्या करता है? अपने जो भी सरकारी प्रशासन होते हैं उनको सेंड करता है। तो इस प्रकार का जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो होता है C2A के अंतर्गत। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। B2B में बिजनेस से बिजनेस के बीच में डील होता है, B2C में बिजनेस टू कंज्यूमर में होता है, फिर कंज्यूमर टू बिजनेस में, फिर कंज्यूमर से कंज्यूमर में, फिर उसके बाद बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर उसके बाद कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये था हमारा ई-कॉमर्स का 6 टाइप। बेसिकली जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो 6 टाइप्स के साथ ही होता है और 6 टाइप्स के बीच में ही होता है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और अभी अपना जो भी डाउट है उसको लिख करके सेंड कर दीजिए, जिससे हमारे पास आपके सभी सवाल आसानी से पहुंच जाएं। ठीक है, और हम आपको जल्द से जल्द उन सवालों का जवाब दे करके रिप्लाई कर दें जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। लेक्चर सेकंड ये चल रहा था जो कि कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। थर्ड नंबर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में, एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। सो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, कोई भी लेक्चर आपसे मिस नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। सो कक्षा 10वीं कंप्यूटर में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 14 और हमारे चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी या फिर कह लें साइबर सुरक्षा। इसमें ऑलरेडी कुछ जो लेक्चर्स हैं, जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ा दिए गए थे, समझा दिए गए थे, जिसमें से आपको बता दिया गया था इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में आपको बता दिया था कि कितने टाइप्स के जो हमारे ई कॉमर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और आज हमारा है थर्ड लेक्चर और इसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स है वो बहुत ही प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल रूप में इसलिए है क्योंकि इसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक
भुगतान प्रणाली या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एक प्रकार की प्रौद्योगिकी है, मतलब एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जिसका यूज या फिर जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय लेन देन और भुगतान प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। इसका यूज हम लोग किस लिए कर रहे हैं? इसका यूज हम लोग जो भी कैश के लेन देन के लिए कर रहे हैं या फिर पेमेंट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें नगद पैसे के बजाय इंटरनेट, कार्ड, डिजिटल वॉलेट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति या व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? आजकल हम लोग पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वॉलेट्स हैं, एप्लीकेशन है जिनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो होता है पूरा का पूरा सिस्टम है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑफलाइन भी जो हम करते हैं वो भी हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर, ऑनलाइन भी करते हैं वो भी आता है हमारा। ठीक है, ऑनलाइन का यूज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम हो रहा है। ठीक है, उसी कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए, जैसे एक पहला एग्जाम्पल है डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मॉल में जाते हैं या फिर कहीं पर भी जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अपना डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड देते हैं और उसमें से हमारा पेमेंट हो जाता है। हम लोग कैश नहीं देते हैं, कैशलेस भुगतान करते हैं, कैशलेस पेमेंट करते हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का। डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग विभिन्न विपणियों या वेबसाइटों पर खरीदारियों के लिए किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने कार्ड का उपयोग करता है तो उनके खाते से पैसे जो होते हैं वो जिससे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके खाते में स्वच्छता से भेज दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड का यूज़ किए गए हैं विपणीकर्ता, या फिर आप इसको समझ लें दुकानदार या फिर इस टाइप से। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड। सेकंड है हमारा डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम का बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे पर्सन पेटीएम का यूज़ करते हैं। पेटीएम भी एक प्रकार का क्या है? डिजिटल वॉलेट होता है, जिसमें हमारा पेटीएम का वॉलेट होता है जिसमें पैसे आते हैं। अगर कोई पेमेंट करता है तो उसमें सेंड कर सकता है, उसमें से हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो वही वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ बताया गया है डिजिटल वॉलेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है जिसमें उपयोगकर्ता अपने मोबाइल ऐप्स के माध्यम से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे आदि। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं? पैसे का लेन देन करने के लिए करते हैं। कहीं भी पेमेंट करना होता है तो हम अपने वॉलेट से सेंड कर सकते हैं, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं या फिर फ़ोन पे से। ठीक है, थर्ड है हमारा इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जो कि थोड़ा सा बहुत काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, बट अब इसको बहुत तेज़ी से यूज़ किया जा रहा है। जैसे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से व्यक्ति अपने बैंक खाते से इंटरनेट के माध्यम से भुगतान कर सकता है बिना बैंक शाखा में जाए। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा आप सभी के खाते में अब अवेलेबल हो गई है। सभी के जो बैंक्स हैं वो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप भी इसका यूज़ करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेट बैंकिंग का, तो अपने अपने जो भी ब्रांच है वहाँ पे जा करके इसके बारे में जो भी और जानकारी है, प्रोसेस है, वो कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा ईमेल द्वारा भुगतान। कुछ सेवा प्रदानकर्ता ईमेल के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है, जैसे कि वेब होस्टिंग कंपनियां जो अपने ग्राहकों को ईमेल के माध्यम से चुकाने का विकल्प प्रदान करती हैं। ठीक है, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम वित्तीय लेन देन को आसान, तेज और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकते हैं और करते भी हैं, लोगों को नगद पैसे की आवश्यकता से बचाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का आने से मार्केट में, कि जो हम कैश हमको लेकर के चलना पड़ता था, वो अब हमको उतना कैश की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारे पास एकदम हम कैशलेस भी हैं तो भी हम कहीं शॉप पे या फिर कहीं भी जा कर के पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग दीज मेथड्स। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, क्यूआर कोड से स्कैन किया, उसके बाद हमने पेमेंट कर दिया, 2 मिनट में हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, 1 सेकंड में। बहुत ही स्मॉल टाइम में, बहुत ही छोटे समय में आपका पेमेंट बहुत कम टाइम में हो जाता है।
तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। आई होप आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। सो क्लास 10th कंप्यूटर लेक्चर नंबर हमारा ये चल रहा है 4 और चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 14th, ई कॉमर्स और साइबर सिक्योरिटी या फिर कह लें साइबर सुरक्षा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑलरेडी जो टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक कवर हो गए थे और उन टॉपिक को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट से भी आप चेक कर सकते हो और आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं अबाउट ई गवर्नेंस के बारे में कि हमारा जो ई गवर्नेंस होता है वो क्या होता है और इसके कौन कौन से अनुप्रयोग है या फिर कह लें कि एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये भी टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल है। इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम जो टॉपिक देखने को मिलेंगे वो प्रैक्टिकल रूप में होंगे, जो आपके लिए जानना भी इम्पोर्टेंट है और आपने उनके बारे में और पहले भी मे बी कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन किया होगा। ठीक है, जैसे कि ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है सरकारी कार्यों और सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से प्रबंधित करना और प्रदान करना। यह एक प्रकार का टेक्नोलॉजी होता है और सूचना टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रक्रिया होता है जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाना और सरकारी कार्यों को प्रशासनिक तंत्र में सुधार करना होता है। ठीक है, तो जो हमारा ई गवर्नेंस होता है वो इस तरीके से काम करता है कि इसका जो मेन मोटो होता है या फिर कह लें कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि जो सरकार के द्वारा सरकारी जो भी नए नए योजना आ रही है, नई नई चीज़ें लॉन्च की जा रही है, किसके लिए? पब्लिक के लिए, उसको पब्लिक तक आसानी से पहुंचाया जाए, पब्लिक तक। ठीक है, और सरकार के जो कार्य हैं उसको भी पब्लिक तक पहुंचाया जाए जिससे उनको उनके बारे में पता चले। तो इसका जो टोटल जिम्मा होता है वो होता है ई गवर्नेंस का, कि इस कार्य को जल्द से जल्द और ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जाए। ठीक है, और इसी का जो एप्लीकेशन होता है उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको जो ये ई गवर्नेंस के बारे में जो भी डाउट रहता है वो क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या, एक्चुअल में कैसे काम करता है। जैसे देखो इसका एप्लीकेशन में हम देखेंगे फर्स्ट नंबर ई मुद्रा। ठीक है, तो ई मुद्रा जो है ई गवर्नेंस का एक प्रमुख उपयोग का उदाहरण है जिसमें डिजिटल अस्पतालों और औषधालयों को के लिए ई मुद्रा कार्ड प्रदान किए जाते हैं। यह कार्ड डिजिटल रूप से उपयोगकर्ता को अपनी स्वास्थ्य रिकॉर्ड और औषधि वितरण के लिए आधुनिक सुलभता प्रदान करता है। ठीक है, तो ई मुद्रा जो होता है वो हेल्प करता है यूजर को, जो अपनी हेल्थ रिपोर्ट उसके पास जितने भी बार वो हॉस्पिटल में विजिट किया है या फिर कौन कौन सी उसको दवाइयाँ ली है उसने, वो सब उसमें मेंशन रहता है, उस सब का रिकॉर्ड रहता है जिससे उसको आसानी रहती है, वो अपने साथ कैरी कर सकता है। सेकेंड है हमारा ई एजुकेशन या फिर कह लें ई शिक्षा। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग के रूप में ई शिक्षा का जो उपयोग है उससे विद्यार्थी को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और शैक्षिक सामग्री का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने का मौका मिलता है। इसका उदाहरण है ऑनलाइन वीडियो शिक्षा प्लेटफॉर्म और सरकारी वेबसाइट्सों पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री। ठीक है, जैसे देखो अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आप सभी के लिए यूपी बोर्ड ने जो अपनी तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट बनाया है वो बनाया है upmsp.edu.in। ठीक है, अब वो कैसे ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है, वो इस प्रकार ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है क्योंकि आपका जो नया सिलेबस रहता है, नए नए साल के नए नए सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस रहते हैं वो आपको वहाँ पे दिया जाता है, मॉडल पेपर आपको वहाँ पे दिया जाता है, सब कुछ जो नोटिफिकेशन रहता है वो आपको वहाँ पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? जिससे आप उससे कनेक्टेड रहो, आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा जो ई एजुकेशन होता है वो ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा ई बिजनेस। तो ई गवर्नेंस के द्वारा व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए ई व्यापार के अनुप्रयोग होते हैं। इसमें ऑनलाइन निवेदन और विस्तृत वितरण प्रणाली शामिल हो सकता है। ठीक है, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर हमारा जो थोड़ा और मेन और इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है या फिर अनुप्रयोग है वो है हमारा ई कृषि या फिर ई एग्रीकल्चर।
तो किसानों को ऑनलाइन जलवायु जानकारी, बाजार मूल्य और कृषि तकनीकियों के लिए ई गवर्नेंस का उपयोग किया जा सकता है। इसके माध्यम से किसान अपनी उपज को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकता है। ठीक है, तो ई गवर्नेंस की हेल्प से जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए सरकार जो भी, जैसे कब बारिश होने वाला है या फिर कब किस चीज़ का जो रेट है वो हाई होगा, किस चीज़ का जो बिक्री है या फिर किस चीज़, जैसे गेहूं को कितने में इस साल कितनी रेट में कितने रुपए कुंटल में सेल किया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई और जो हमारा कृषि प्रोडक्ट है उसको कितने रुपए में सेल करना है, वो सब जो डिटेल्स रहती है उसके लिए एक अलग वेबसाइट रहता है किसान भाइयों के लिए। वो सब जो जानकारी वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो देखें, अपडेटेड रहें और उसी के अकॉर्डिंग ही जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उनका वहन करें। ठीक है, ऐसे ही 5th नंबर हमारा एग्जाम्पल है ई सरकारी सेवाएं, ई गवर्नमेंट सर्विसेज। तो सरकारी सेवाओं को लोगों के लिए अधिक पहुंचने योग्य बनाने के लिए ई सरकारी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अन्य सरकारी दस्तावेज, जो हमारे दस्तावेज हैं उनके लिए आवेदन पत्र। ठीक है, तो जो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी सर्विसेज होते हैं वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसकी जो जिम्मेवारी होती है वो होती है ई गवर्नेंस की। और उसके लिए जो भी हमारे संस्थान है या फिर जो भी हमारे सेक्टर हैं उनका एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाया जाता है। उनके बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के और भी ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से उन जानकारी को आप तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि जो हमारा ई गवर्नेंस या फिर कह लें कि इसका ई गवर्नेंस का मेन मोटो होता है, मेन उद्देश्य होता है, वह यही होता है कि जो सरकारी कार्य हैं या फिर सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनको ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा पर्सन तक पहुंचाना। ठीक है, और यह आसानी से पहुंच सके सभी के पास, इसमें हेल्प करते हैं ई गवर्नेंस के जो सेक्टर हैं उसके ऑफिशियल पेजेस, उनके वेबसाइट्स, और उनके साथ साथ और भी जो पर्सन होते हैं जो इंक्लूड रहते हैं ई गवर्नेंस से जुड़े होते हैं, वो इसमें मदद करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ई गवर्नेंस है वो हमारा टोटल इस प्रकार वर्क करता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हमको देखना रहेगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी बहुत सारे लोग इस टॉपिक को जानना चाहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और सभी को जानना जरूरी है क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है साइबर सिक्योरिटी ये टॉपिक से। ठीक है, साइबर सुरक्षा। तो अभी तक कंप्लीट हो गया हमारा 5 टॉपिक, जिसको आपने अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा, लिंक इन प्लेलिस्ट। हमारा कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद टाइप्स का पार्ट, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, उसके बाद ये 2 आज के टॉपिक्स। सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनकी भी प्रिपरेशन हो। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है वो रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहले से ही है, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है ई कॉमर्स एंड साइबर सुरक्षा। और ई कॉमर्स के जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे आपको कवर कर दिए गए हैं, सब कुछ आपको समझा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं। आज से स्टार्ट होगा हमारा साइबर सुरक्षा वाला पोर्शन। ठीक है, जिसमें हम साइबर क्राइम के बारे में समझेंगे, साइबर सुरक्षा के बारे में समझेंगे, और भी इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चला है चैप्टर नंबर 14। प्रीवियस लेक्चर्स, इन सब लेक्चर को ऑलरेडी कवर कर दिया गया है। ई गवर्नेंस तक का लेक्चर कंप्लीट हो गया है टोटल। तो आपने अगर इन लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के सेक्शन में, वहाँ से जाकर के आप जरूर से वॉच कर लीजिएगा। प्रीवियस जितने भी टॉपिक्स हैं सब कुछ आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, प्रीवियस अगर चैप्टर भी आपसे मिस हुआ है तो भी आप पढ़ लेना, वहाँ से आपके एक एक जो भी डाउट हैं वो सॉल्व हो जाएंगे एक एक टॉपिक से रिलेटेड। सो चलते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी की तरफ कि हमारा बेसिकली साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है, और यह जानना आपके लिए क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिकल वे में आप इस टॉपिक को समझोगे तो और आपके लिए ये ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो जो हमारा साइबर सुरक्षा, हिंदी में इसको कहते हैं, तो जो हमारी साइबर सिक्योरिटी होती है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, या फिर कह लें कि एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, जिसका जो मोटो है, उद्देश्य है इंटरनेट और साइबर दुनिया की सुरक्षा और रक्षा करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जाता है कि डेटा, जानकारी
संवाद और डिजिटल संसाधनों का अनधिकृत दृष्टिकोण पहुंचने वाले हमलों से बचाया जा सके। ठीक है, साइबर सुरक्षा या फिर कह लें साइबर सिक्योरिटी का जो हमारा मेन मोटो होता है, वह इसका मेन मोटो यह होता है कि इंटरनेट और साइबर की दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना हो, सब लोग यूजफुल हेल्पफुल तरीके से यूज करें और इसका उपयोग हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, किसी प्रकार से इंटरनेट का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, इंटरनेट पे जो आपके डेटा है वो लीक ना हो, इंटरनेट पे जो आपके प्रोफाइल्स हैं उस पे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, उस या फिर इंटरनेट पे जो भी जानकारी है वह लीक ना हो, किसी प्रकार से चोरी ना हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो रखवाली करता है, वो हमारा जो जिम्मेवारी लेता है, वो लेता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे देखो एक दो आपके लिए एग्जाम्पल भी मैं लेकर आया हूँ साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और आगे जो रहेगा इसका टॉपिक, जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें तो आपको पूरी तरीके से साइबर सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें से जिन बच्चों के पास लैपटॉप कंप्यूटर होगा या फिर मोबाइल भी आपके पास होगा, आप यूज़ करते होगे, तो आपने कहा होगा, आपने देखा होगा कि अपने लैपटॉप कंप्यूटर में आप क्या बोलते हो कि मेरा एंटीवायरस एक्सपायर हो गया है, या फिर आप जब लैपटॉप को बाई करते हो तो आपको वहाँ पे आपको मिलता है एंटीवायरस फ्री में, लैपटॉप के साथ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, 1 साल 2 साल के लिए। तो हमारा जो एंटीवायरस होता है वो क्या काम करता है, एंटीवायरस हमारा काम करता है, जैसे आपने कोई भी पेन ड्राइव लिया, उसको अपने लैपटॉप में लगाया। ठीक है, तो उस पेन ड्राइव में जो भी अनावश्यक फाइल हैं, जो भी उसमें वायरसेस होती हैं, ठीक है, तो वो आपके लैपटॉप में आ जाती हैं। आपने कुछ भी उसमें पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, तो वहाँ से जो वायरसेस होती हैं वो आपके लैपटॉप कंप्यूटर के स्टोरेज में आ जाती हैं। लेकिन अगर हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर में ये एंटीवायरस रहेगा, तो वो क्या करेगा, उस जो भी हमारा क्या रहेगा, पेन ड्राइव से जो भी वायरसेस आएगा उसको एंटीवायरस पहचान लेगा और उसको पकड़ लेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एंटीवायरस किस तरीके से काम करता है, एंटीवायरस एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से साइबर सिक्योरिटी भी जो है इसी तरीके से मेनली वर्क करता है, और साइबर सिक्योरिटी का एक एग्जांपल है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आइए देख लेते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में समझा दिया है, थोड़ा बहुत डिफिनेशन भी समझ लेते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कुछ खतरनाक सॉफ्टवेयर और वायरसों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यदि यूज़र अज्ञात सोर्स या फिर इंग्लिश में कहें अननोन सोर्स से फाइल डाउनलोड करता है तो वायरस की खबर होती है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जैसे आपने इंटरनेट पे कहीं से कुछ भी डाउनलोड किया, कोई भी वेबसाइट से, कोई भी ऐसे ही लोकल वेबसाइट से आपने कुछ भी डाउनलोड कर लिया, तो वो डाउनलोड करते टाइम जो वायरसेस होते हैं, वो हमारा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वह उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे वायरस है, और उस साइट को वो ब्लॉक कर देता है। अगर आपके मोबाइल में भी कुछ ऐसे एंटीवायरस होंगे जो आप स्कैन करते होंगे, तो आपके मोबाइल में जो भी अनावश्यक चीज़ें होंगी उसको वो क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। उसी प्रकार लैपटॉप में भी आपके होता है। ठीक है, और सेकंड है हमारा फायरवॉल। तो एक फायरवॉल नेटवर्क जो होता है वो कंप्यूटर को अज्ञात और पूर्व निर्धारित स्रोतों से आने वाली डेटा और ट्रैफिक से सुरक्षित रखने में मदद करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर को एक जासूस सॉफ्टवेयर से संक्रमित करने का प्रयास करता है, तो एक फायरवॉल उसे रोक सकता है। ठीक है, फायरवॉल और सॉफ्टवेयर जो हमारा एंटीवायरस है, वो दोनों एग्जाम्पल हमारे लैपटॉप के लिए बेटर है, और साइबर सिक्योरिटी या फिर कह लें साइबर सुरक्षा का ये दो जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया करंट में, वो मेनली ये हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर इनमें से जिनके पास लैपटॉप होगा वो इस एग्जाम्पल को रिलेट कर पा रहे होंगे। बाकी और भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं साइबर क्राइम के, साइबर सिक्योरिटी के। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी मतलब साइबर सुरक्षा, हिंदी में ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। बाकी आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी डिटेल बता दिया जा रहा है, जिससे आपको कोई भी प्रकार का कोई भी इशू ना हो, डाउट ना हो। तो साइबर सुरक्षा इसी तरीके से काम करता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे अननोन फाइल को, बहुत सारे वायरसेस को डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे पीसी में आ जाता है, लेकिन उसको ब्लॉक करता है हमारा साइबर सिक्योरिटी की वजह से।
वो ब्लॉक होता है और हमारा जो कंप्यूटर लैपटॉप है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, उसमें अननोन सोर्स के जो भी फाइल रहती हैं वो उसमें नहीं रह पाती हैं। हमारा जो एंटीवायरस रहता है उसको डाउनलोड कर देता है और हम सेफ रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा एंटीवायरस वर्क करता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा एंटीवायरस के साइबर सिक्योरिटी के मूल तत्व। सो कक्षा 10वीं कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा, जिसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड सभी जो पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे, वो कंप्लीट हो गए थे। तो प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है, पिछले जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, जितने भी चैप्टर कवर हुए हैं, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है साइबर सुरक्षा के मूल तत्व, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सुरक्षा के वो कौन कौन से बिंदु हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है फॉर सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आइए देखते हैं थोड़ा बहुत, इसमें 3-4 पॉइंट आपको देखना है। और ये देखिए, अगर आपको 3 नंबर में पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है, 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो जितने नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग इसका आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, साइबर सुरक्षा के अंतर्गत सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपायों का उपयोग करके सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। यह सुनिश्चित सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डेटा सुरक्षित रहे और अनाधिकृत पहुंच, डेटा हैकिंग, वायरस, फिशिंग और अन्य साइबर हमलों से बचाया जाए। ठीक है, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का उपयोग किया जाता है ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और व्यक्ति सुरक्षा संबंधित जो जोखिम की पहचान कर सके और उच्च स्तर पर सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, तो जो साइबर सुरक्षा के एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो बेसिकली जो हमारा साइबर सुरक्षा का एलिमेंट्स पॉइंट है उसमें आपको ये बताया जाएगा कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिसको आप अपना सकते हो, और जिसको अपनाने के बाद आप अपना जो सिक्योरिटी है, अपने अकाउंट से रिलेटेड सिक्योरिटी, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड सिक्योरिटी, ठीक है, टोटल ओवरऑल सिक्योरिटी का जो वर्क है वो आप और बेटर कर सकते हो और उसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिनको आप देखोगे, समझोगे, तो आपका जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पहला पॉइंट है आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, तो यह तत्व विभिन्न सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोगों को सुरक्षित रखने के लिए उपायों का अध्ययन करता है। इसमें सॉफ्टवेयर में सुरक्षा गड़बड़ियों की पहचान, सुरक्षा प्रमाणीकरण, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आदि शामिल होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, या फिर आप ये कह लें, जैसे आप लोग सभी लोग इस समय गूगल पे या फिर कोई और भी पेटीएम ये सब यूज़ करते होंगे, तो उसमें लॉगिन करने से पहले आपसे एक 4 डिजिट का पिन मांगता है, या फिर आप कह लें कि वहाँ पे आप बायोमेट्रिक अपना जो भी फिंगरप्रिंट रहता है वो वहाँ पे एक्सेस करते हैं। जब वहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका वो लेता है, तो फिर जब वो वहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है तब आपका एप्लीकेशन ओपन होता है। तो एक प्रकार से वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी का ही एग्जाम्पल है। जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी आपका पास नहीं होगा तब तक आपका एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा। आप वहाँ पे पिन भी डाल सकते हो, जब तक वहाँ पे पिन करेक्ट नहीं होगा तब तक ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड है सूचना का सुरक्षा, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो यह एक प्रकार का जो एलिमेंट है वो इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए उपायों का अध्ययन करता है। इसमें डेटा इंक्रिप्शन, डेटा बैकअप, यूजर पहचान प्रणाली और अनुचित पहुंच से बचाव जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यहाँ पे दिया गया है डेटा बैकअप। ठीक है, तो डेटा बैकअप जैसे फोटोज हो गया, गूगल ड्राइव पे आप बैकअप करके रख सकते हो। व्हाट्सअप आप यूज़ करते हो तो व्हाट्सअप में आपने चैट, मीडिया ये सब बैकअप करके यूज़ किया होगा, इसको रखा होगा। बहुत से और भी बैकअप के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो हमारा सिक्योरिटी होता है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, जिसमें आप अपने जो भी प्रोफाइल है या फिर जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको आप बैकअप करके रखते हो, या फिर डेटा का इंक्रिप्शन कर देते हो। ठीक है, या फिर देखो यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़र पहचान प्रणाली, जब तक वही यूज़र, जैसे जो यूज़र आपने जिस यूज़र को एक्सेस दिया हुआ है उस डेटा को देखने के लिए, जब तक यह कंफर्म नहीं हो जाता कि यह वही यूज़र है तब तक उस डेटा को वह नहीं देख पाएगा। तो ये आता है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। थर्ड है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या आता है, बेसिकली यह एलिमेंट नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उपायों का अध्ययन करता है। इसमें
फायरवॉल, वायरलेस सुरक्षा और नेटवर्क मॉनिटरिंग जैसे तकनीकी उपाय शामिल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उपयोगी होता है और इसमें हम यूज़ करते हैं फायरवॉल का। ठीक है, और बेसिकली ये जो होता है हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर और इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। फोर्थ है हमारा आपदा रिकवरी योजना। ठीक है, तो यह तत्व साइबर हमले, त्रुटि या प्राकृतिक आपदा के पश्चात नियंत्रण के उपायों का अध्ययन करता है। इसमें डेटा की पुनर्स्थापना, सिस्टम की पुनर्संचालन योजना और उपकरणों का उपयोग जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें वही होता है, रिकवरी होता है। डेटा को हम लोग क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। और वो रिकवर कब कैसे प्लानिंग की जाती है, उसके लिए सबसे पहले हम डेटा को क्या करते हैं, बैकअप बना करके रखते हैं, तभी उसको रिकवर कर पाएंगे, अदरवाइज उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो डेटा का फिर से रिकवर करेंगे या फिर पूरा फिर से हमारा जो सिस्टम रहेगा उसको अच्छी तरीके से जब तक वो चलना स्टार्ट नहीं हो जाता है, वो सब हमको सिखाया जाता है इसके अंतर्गत, आपदा रिकवरी योजना के अंतर्गत या फिर कह लें प्लानिंग के अंतर्गत। ठीक है, फिफ्थ नंबर हमारा है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। तो यह एक तत्व जो होता है वो संगठन की सुरक्षा के लिए उपायों का अध्ययन करता है। इसमें जो हमारा संगठन होता है कि सुरक्षा नीतियों का विकास, कार्यालय सुरक्षा, कर्मचारी प्रशिक्षण और सुरक्षा और गोपनीयता प्रक्रियाओं का पालन जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। ठीक है, और लास्ट है इसमें अंत यूजर सुरक्षा या फिर एंड यूजर सिक्योरिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो यह जो एलिमेंट होता है अंत यूजर, वो हमारे यूजर की सुरक्षा के लिए उपयोगी का अध्ययन करता है। इसमें पासवर्ड सुरक्षा, सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ जागरूकता, फिशिंग संरक्षण और सुरक्षा संबंधी सचेतता जैसे उपाय शामिल होते हैं। ठीक है, एंड यूजर सिक्योरिटी में भी वही सब चीज़ें होती हैं। पासवर्ड से रिलेटेड कैसे आप सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हो, पासवर्ड को आप कैसे और अच्छा बना सकते हो जिससे कोई भी ज़्यादा उसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये सब जो बताया जाता है या फिर आप इसको सीख सकते हो एंड यूजर सिक्योरिटी के अंदर। तो ये 5 से 6 पॉइंट आपको एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी या फिर कह लें साइबर सुरक्षा के वो कौन कौन से तत्व हैं जिनका अगर आप यूज़ करते हो तो आप साइबर सिक्योरिटी या फिर आप साइबर क्राइम जैसे जो भी हमारे वो हैं उनसे आप बच सकते हो। कैसे बचोगे साइबर क्राइम से, जब आप इन साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी आपको बिंदु बताए गए हैं अगर आप इनका अपने डेली लाइफ में यूज़ करोगे तब आप साइबर हमले से बच सकते हो। उसके लिए सभी आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक कीजिए। ठीक है, सभी आप अपने एप्लीकेशन को लॉक कीजिए जिससे कोई भी अदर पर्सन आपके एप्लीकेशन को ओपन ना कर पाए विदाउट आपसे एक्सेस किए हुए, विदाउट आपसे उस एप्लीकेशन में परमिशन लिए हुए। ठीक है, तो उसके लिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हर जगह अपना पासवर्ड जहाँ पे आपको लगता है कि जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें अपना पासवर्ड ज़रूर से लगाइए और वो पासवर्ड उन्हीं के साथ शेयर कीजिए जिसको उसकी ज़रूरत है या फिर जिसके ऊपर आपको पूरा का पूरा भरोसा है। ठीक है, तो इस सब जो भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से ड्रॉप करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सो कक्षा 10वीं के इस कंप्यूटर के सभी छात्रों का इस क्लास में वेलकम है और आप सभी के कंटिन्यू जो हमारे पॉजिटिव फीडबैक थे कंप्यूटर क्लास के रिलेटेड वो हमारे पास आ रहे थे, जिसमें मैं आप सभी के कमेंट्स को देख रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही, सभी टॉपिक समझ में आ रहे थे। ठीक है, पिछले 1-2 दिनों से जो है क्लास नहीं आ पाया था, कुछ हेल्थ इशू था, बट अभी जो है सब रिकवर हो गया है और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे और जल्द से जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस रिलेटेड किसी को भी कोई भी अगर डाउट है तो मैं आपको बता दूं 15 जनवरी से पहले आपका सिलेबस 101% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका केवल रिवीजन चलेगा। तो यहाँ तक 7th नंबर टॉपिक तक कंप्लीट हो गया था। साइबर सुरक्षा के जो एलिमेंट्स होते हैं के मूल तत्व कौन कौन से वो आपको बता दिया गया था। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, आप जा करके जिस टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना जो भी अभी बचे हुए हैं जिनको अभी नहीं पता है सिलेबस चेंज हुआ है या फिर कुछ भी उनको इशू आ रहा है, प्लेलिस्ट का लिंक ही शेयर कर देना, उनको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा का महत्व और जानकारी, बेसिकली साइबर सुरक्षा का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है और उससे रिलेटेड और भी आपको क्या जो है जानकारी दी जा सकती है वो इस टॉपिक के द्वारा समझाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली साइबर सुरक्षा का महत्व आजकल के डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और हमें संगठित
और निरंतर रूप से चल रहे साइबर हमलों के खिलाफ भी सुरक्षित रखता है। क्योंकि अगर हमको पता रहेगा कि साइबर सुरक्षा हम लोग कैसे साइबर क्राइम से किस प्रकार बच सकते हैं, तभी हम अपने अकाउंट्स को, अपने जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनको सुरक्षित कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि साइबर क्राइम किस प्रकार होता है और क्या होता है, तो हम कैसे उसके उससे अपने आप को, अपने अकाउंट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए हमें साइबर क्राइम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साइबर सुरक्षा को हम कैसे जो है हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो डेटा का सुरक्षा है, जो हमारा सिक्योरिटी का काम है, वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फर्स्ट है यहाँ पे डेटा सुरक्षा। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा द्वारा हमारी सूचना, संचार, वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ठीक है, और इसके द्वारा हम अपनी जो भी जानकारी होती है, डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा का मतलब ये होता है जैसे हम किसी कंपनी को चला रहे हैं, उसमें किसी कंपनी के हम ऑनर हैं। ठीक है, तो उसमें कंपनी में क्या होता है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो वहाँ पे वर्कर होते हैं, जो वहाँ पे वर्क करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, उन वर्कर का सारी जानकारी होता है। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है, वो एक प्राइवेसी की रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो सभी को जानना ज़रूरी नहीं होता है। वो उनकी जो है प्राइवेसी की इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो वो हमारे पास सेव रहती है। जैसे मोबाइल नंबर भी हुए और भी बहुत सारी जानकारी हुई जो पब्लिक रूप से हो जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक प्रकार का जो सिक्योरिटी होता है वो हमारा डेटा का सिक्योरिटी हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर हमारा होता है व्यावसायिक सुरक्षा। तो साइबर हमले में व्यावसायिक संगठनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती प्रदान करते हैं। साइबर सुरक्षा उपायों का उपयोग करके संगठन अपनी साइबर सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और अनाधिकृत पहुंच, डेटा चोरी, फिशिंग, वायरस, अन्य हमलों से अपनी संपत्ति और गोपनीयता की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, व्यवसाय मतलब अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आप अपने बिजनेस को कैसे साइबर सुरक्षा से, साइबर हमले से कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, साइबर क्राइम से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपका जो बिजनेस है उसमें बहुत सारी जानकारी होंगी, बहुत सारी, क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपके हो सकता है लैपटॉप, आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है, साइबर क्राइम के बारे में मैंने आपको बताया किस प्रकार साइबर क्राइम होता है। ठीक है, तो वायरसेस आपके कंप्यूटर लैपटॉप में डाल दी जाते हैं और वायरस में जो भी चीज़ें होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। उससे क्या होता है, जैसे आपका पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाता है, आपके जो क्लाइंट हैं वो, उनके डिटेल जो है वो शेयर हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं, जिससे आपका एक प्रकार का डेटा का हानि होता है। उसके बाद रेवेन्यू से संबंधित भी बहुत सारी, ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम है जो अब जो है वो डे बाय डे अपडेट हो रहे हैं और नए नए साइबर क्राइम आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर हमारा होता है सार्वजनिक सुरक्षा। तो साइबर हमलों के माध्यम से हमारे देश समाज की सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है। साइबर सुरक्षा उपायों का उपयोग करके सरकारी संगठन, उच्च आयोग और सार्वजनिक संरचनाएं अपनी सुरक्षा को मजबूत कर सकती हैं और साइबर आक्रमणों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है, हमारा सार्वजनिक सुरक्षा, और इसमें टोटल जो है 6 पॉइंट है। ठीक है, फोर्थ नंबर हमारा है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब खुद की सुरक्षा। तो साइबर सुरक्षा न केवल बिजनेसमैन के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, इससे हम खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, हमारे व्यक्तिगत डेटा को, बैंक खाता, ईमेल आदि की सुरक्षा साइबर सुरक्षा द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। हम अपने जो भी डेटा है, जैसे बैंक्स के डेटा है, या फिर हम लोग बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, ऐप यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे हम लोग सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना करके उस पे हम लोग अपना अकाउंट बना के उसको यूज़ करते हैं। तो उससे भी क्या होता है, उसमें भी हम अपनी जानकारी को सेव करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो वहाँ पे स्टोर होता है। तो साइबर क्राइम से अगर हमें बचना होता है तो हम इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। सभी जगह पे टू टैप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ओटीपी का वेरिफिकेशन रहता है। ओटीपी आप शेयर ना करिए किसी से भी, जहाँ पे आपसे किसी पर्सनल पर्सन द्वारा पूछा जा रहा है तो भी आप शेयर ना करिए। जहाँ पे उपयोगी है, जहाँ पर ज़रूरी है और जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यह फेक नहीं है, वहीं पे आप इन सब चीज़ों का शेयर करें। ठीक है, अपने किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर ना करें। फिफ्थ नंबर है आर्थिक हानि से सुरक्षा। तो साइबर अपराधियों द्वारा होने वाले आर्थिक हानि को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, वित्तीय संचार, ई व्यापार में सुरक्षा उपयोग का अनुपालन करने से हम आर्थिक हानि से बच सकते हैं। ठीक है,
आर्थिक हानि में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे आप गूगल पे या फिर बहुत सारे फ़ोन पे, पेटीएम, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग के जितने भी आप ऐप को यूज़ करते हैं, सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो आप उससे उसको सिक्योर रखेंगे तो आपको इस प्रकार की हानि नहीं होगी। ठीक है। साइबर हमलों से सुरक्षा, तो साइबर सुरक्षा उपायों की मदद से हम साइबर हमलों से बच सकते हैं। हैकिंग, वायरस, फिशिंग, अन्य अवैध गतिविधियों से बचाव के लिए सुरक्षा और उपाय अपनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम सभी सिक्योरिटी की जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो भी सिक्योरिटी के ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे उसमें फेस लॉक हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया या फिर पिन लॉक हो गया, अगर हम उन चीज़ों को पहले से ही सिक्योर करके रखेंगे, तो जो भी साइबर क्राइम होते हैं वो बहुत ही कम होगा। और अगर आपने अपने तरफ से सभी चीज़ों को एक्सेस नहीं दिया हुआ है, सभी ऐप को, सभी डेटा को देखने का एक्सेस नहीं दिया हुआ है, तब भी आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए साइबर क्राइम सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या होता है, उसके बाद आप जानिए कि साइबर क्राइम को आप क्यों रोकेंगे। ठीक है, यह किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसको साइबर क्राइम को रोकना किस प्रकार रोक सकते हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट में यही था, इस टॉपिक में यही था। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे आपको क्या पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो क्लास 10th कंप्यूटर चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 14 ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा। और इसमें बेसिकली हमारा 8th नंबर टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया था। 9th नंबर टॉपिक है हमारा साइबर अपराध और उसके टाइप्स। ठीक है। बेसिकली साइबर अपराध या फिर कह लें कि साइबर क्राइम क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है। किस किस टाइप्स के साइबर क्राइम होते हैं, वो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक पॉइंट में और एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग इस क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आप सभी छात्रों को, आप सभी के पॉजिटिव फीडबैक के लिए, पॉजिटिव कमेंट के लिए। क्लास से रिलेटेड, कंप्यूटर के और भी टॉपिक से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप सभी के जितने भी कमेंट्स आते हैं वो टीम के द्वारा पढ़े जाते हैं और आपका हेल्प किया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे साइबर क्राइम के बारे में कि बेसिकली यह साइबर क्राइम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहा देखिए, लिखा गया है कि साइबर क्राइम या फिर अपराध का वह प्रकार होता है जो पेशेवर अपराधियों द्वारा, सामान्यतः हैकर द्वारा, सामान्यतः ऑनलाइन माध्यम से आपके डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल या अन्य नेटवर्क से जुड़े हुए डिवाइस पर बिना किसी एक्सेस के वह एक्सेस कर लेता है। ठीक है। बिना आपके एक्सेस दिए वो एक्सेस कर लेता है और विभिन्न अपराधों को अंजाम दिया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो साइबर क्राइम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों की श्रृंखला आती है, टाइप्स आता है, जैसे कि हैकिंग, ऑनलाइन ठगी, प्राइवेसी लीक, साइबर बुलिंग एवं इसी प्रकार के अन्य अपराधों को अंजाम दिया जाता है। ठीक है। और इसी को थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है, सरल शब्दों में कहा जाए तो साइबर क्राइम अपराध की वह शाखा है जिसके तहत लोगों से ऑनलाइन माध्यम से अपराध किया जाता है। ऑनलाइन ठगी करना वर्तमान में साइबर क्राइम का सबसे सामान्य रूप है। इसके अतिरिक्त वायरस और भी बहुत सारे जो आपको टाइप्स बताए गए हैं, रूप बताए गए हैं, वो सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आपने आए दिन न्यूज़पेपर में या फिर कहीं भी अपने सोसाइटी में, कॉलेज में, आपके अपने स्कूल, गांव या फिर शहर में सुना होगा, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते होंगे ऑनलाइन ठगी का। ठीक है। कि किसी ने उनको कॉल किया, बोला कि आपका इतने का लॉटरी लगा है, इतना आपके नाम से कोई चेक आया हुआ है, बट उसको पाने के लिए आपको कुछ रुपए इस बैंक अकाउंट में, इस अकाउंट नंबर, इस आईएफएससी कोड में सेंड करना होगा। तो क्या करते हैं, वो सेंड कर देते हैं लालच में आकर के, और उनको वो भी नहीं मिलता है और ये भी चला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम हैं जो ऑनलाइन रूप से जो है इस समय बहुत तेजी से हो रहे हैं। जैसे किसी भी पर्सन को कॉल आता है, उनसे ओटीपी पूछा जाता है, अगर वो ओटीपी बता देते हैं तो उनका पेमेंट हो जाता है, उनके पास मैसेज आता है कि आपके इतने रुपए कट गए हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको आपके डेली लाइफ में, या फिर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आपने कुछ इस प्रकार का कुछ पढ़ा है, देखा है या फिर सुना है, ऑनलाइन रूप से जो अपराध होते हैं, ठगी होते हैं, या फिर कह लें कि साइबर क्राइम के बारे में आपने कुछ भी समझा है, पढ़ा है, एग्जाम्पल देखा है
अपने दैनिक जीवन में या फिर इससे पहले, तो कमेंट बॉक्स में उसका थोड़ा बहुत जरूर से एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, जिससे और भी छात्रों को उसके बारे में पता चल सके। तो देखते हैं सबसे पहले कि साइबर क्राइम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है हैकिंग एवं अनधिकृत प्रवेश। अनधिकृत प्रवेश का मतलब ये होता है कि विदाउट किसी के परमिशन के आप क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने कोई भी फोल्डर में कोई भी फाइल रखा हुआ है, बट मैंने किसी दूसरे पर्सन को उस फाइल को ओपन करने का परमिशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन कोई जो पर्सन है, दूसरा पर्सन, वो उस फाइल को ओपन कर लेता है विदाउट मुझसे परमिशन लिए हुए, तो वह आता है अनधिकृत प्रवेश के अंतर्गत। ठीक है, कि विदाउट किसी भी परमिशन के वह एक्सेस कर लेता है किसी भी चीज को। तो ये भी एक प्रकार का क्राइम ही होता है, साइबर क्राइम। ठीक है, तो देखते हैं हैकिंग के बारे में। हैकिंग एवं अनधिकृत प्रवेश साइबर क्राइम की दुनिया में किया जाने वाला सबसे आम साइबर क्राइम है। किसी भी व्यक्ति के सिस्टम, कंप्यूटर या नेटवर्क में बिना व्यक्ति की अनुमति के प्रवेश ही हैकिंग या अनधिकृत प्रवेश कहा जाता है। यही मैंने आपको ऑलरेडी सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि विदाउट किसी व्यक्ति की अनुमति के उसके कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम के अंतर्गत, कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम का मतलब जैसे आपका मोबाइल हो गया, उसी में ही कोई एक्सेस कर लिया विदाउट आपके परमिशन के, तो वह क्या होता है, हैकिंग के अंतर्गत आता है। आमतौर पर साइबर क्राइम समूहों के द्वारा प्रोफेशनल हैकर के माध्यम से ही हैकिंग एवं अनधिकृत प्रवेश को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, हैकिंग के माध्यम से हैकर द्वारा विभिन्न प्रकार की निजी जानकारियों एवं महत्वपूर्ण सीक्रेट डाटा को चुराया जा सकता है। ठीक है, वही मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में समझाया था सिंपल लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी डाटा अपने पास ऐसा रखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको पब्लिक के लिए नहीं है, मतलब सभी के लिए वो डाटा नहीं है, कि वो केवल मेरे काम का है, वो केवल मेरी जानकारी है, मेरे लिए है, ठीक है। तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस डेटा को रखा हुआ है, बट कोई क्या करता है, मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में एक्सेस कर लेता है। ठीक है, विदाउट मेरे परमिशन के वो मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में एक्सेस कर लेता है और उस डेटा को वह वहाँ से कॉपी कर लेता है, अपने पास पेस्ट कर लेता है। तो वो क्या हो जाता है, वो एक प्रकार का हैकिंग हो जाता है, या फिर कह लें कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो है हमारा टाइप्स था, हैकिंग या फिर कह लें अनधिकृत प्रवेश। सेकंड है हमारा साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया सभी लोग यूज करते हैं, आप सभी यूज करते होंगे। ठीक है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी व्हाट्सएप, बहुत सारे हैं सोशल मीडिया के एप्लीकेशन, तो कुछ ना कुछ आप जरूर से यूज करते होंगे। तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया के समय में सभी लोग सोशल मीडिया साइट्स पर अपने समय का अधिकांश भाग बिताते हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों के द्वारा साइबर स्टॉकिंग के माध्यम से विभिन्न लोगों को खूब परेशान किया जाता है। इसके तहत अपराधी द्वारा पीड़ित के सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से बार बार परेशान किया जाता है, जिसमें कि पीड़ित को फॉलो करना, धमकी भरे संदेश भेजना, बार बार फोन करना, ठीक है, अश्लील तस्वीरें भेजना एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को परेशान किया जाता है। बच्चे एवं अवयस्क यूजर प्रायः साइबर स्टॉकिंग का शिकार बनते हैं। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग का स्टॉक करने का मतलब क्या होता है, स्टॉक करने का मतलब होता है किसी का पीछा करना या फिर किसी के पीछे पड़ जाना। आप एक तरीके से इस तरीके से समझ सकते हो अपने सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, जैसे आपने सोशल मीडिया यूज करते हो, इंस्टा, फेसबुक, कोई भी आप यूज करते हो सोशल मीडिया का ऐप, तो उसमें आपको कोई बार बार मैसेज कर रहा है, आप नहीं बात करना चाहते हो उनसे, बट फिर भी आपके पास मैसेज आ रहा है, अब वो फिर से वो मैसेज कर रहा है, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, फिर से वो किसी अन्य आईडी से आपको मैसेज कर रहा है, फिर भी आपने उसको ब्लॉक कर दिया, फिर वो किसी अन्य आईडी से आपको मैसेज कर रहा है। तो ये क्या होता है, वो स्टॉक कर रहा है आपको। इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे वो धमकी भरे संदेश भेजता है, ठीक है, आपको फोन करता है, कॉल करता है, ठीक है, अश्लील तस्वीरें भेजता है। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है, अगर किसी के द्वारा किया जाता है, तो वह साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है, या फिर यह कह लें कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह भी एक प्रकार का क्राइम ही है। अगर आप किसी को, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता है, बट आप उसको जबरदस्ती
आप बार बार उसको मैसेज कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, ठीक है, वो आपको ब्लॉक कर रहा है फिर भी आप मैसेज कर रहे हो, आप उसको ऐसे मैसेज कर रहे हो जो धमकी भरे हैं, या फिर कुछ ऐसे आप चीज़ें भेज रहे हो जो अच्छी नहीं है, जो आपको नहीं भेजनी चाहिए, तो ये सब क्या होता है, ये साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। फोर्थ है, थर्ड नंबर हमारा है ऑनलाइन ठगी करना। इसका तो आपने बहुत सारा एग्जाम्पल सुना होगा बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में। तो ऑनलाइन ठगी हमारे देश में साइबर क्राइम के सबसे आम कारणों में शुमार है। इसके तहत अपराधी के द्वारा हैकिंग के माध्यम से यूजर की बैंकिंग संबंधी जानकारी चुरा ली जाती है। इसके माध्यम से यूजर के बैंक अकाउंट से पूरी रकम साफ कर दी जाती है। वहीं हमारे देश में ऑनलाइन ठगी के लिए प्राय फोन कॉल के माध्यम से लोगों को उनकी फोन नंबर पर ओटीपी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर सेंड किए गए संदेश पर क्लिक करने को कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही यूजर के द्वारा साइबर क्रिमिनल द्वारा बताया गया कि कोई भी कार्य किया जाता है, तुरंत ही अपने बैंक अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऑनलाइन ठगी का, कि आपके पास कोई कॉल करता है, ठीक है, वो उसके पास आपका मान लीजिए डेबिट कार्ड का नंबर, ये सब जानकारी उसके पास ऑलरेडी कैसे भी उसने पा लिया है, ठीक है, कैसे भी करके उसके पास ये जानकारी आ गई है, तो उसको बस ऑनलाइन कहीं भी वो ऐड कर रहा है, पेमेंट करने के लिए वो क्या करेगा, वो कार्ड का नंबर सब कुछ पहले से ही एंटर करके रखे रहेगा, ओटीपी के लिए करेगा और आपको फ़ोन करेगा। आपने अगर ओटीपी बता दिया तो जितने भी रुपए वहाँ पे वो एंटर किए रहेंगे उतने रुपए आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये भी ऑनलाइन ठगी का और या फिर कह लें कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर, पहचान का अनधिकृत इस्तेमाल, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की पहचान का अनधिकृत उपयोग भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। वर्तमान समय में विभिन्न लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य व्यक्तियों की फोटो चुरा करके अलग अलग अकाउंट बनाया जाता है, इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि यह भी साइबर क्राइम का प्रमुख प्रकार होता है। महिलाएं इस प्रकार के अपराधों की जद में अधिक आती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का साइबर क्राइम होता है। जैसे आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन आपने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन के का फोटोग्राफ्स ये सब कहीं से अगर आपने चुरा लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया और उसी फोटोग्राफ से किसी अपने मोबाइल में कोई एक आईडी बना लिया, उसके बाद किसी और लोगों को आप मैसेज कर रहे हो, ठीक है, जिनको आप जानते नहीं हो, तो ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार के साइबर क्राइम से के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपने दूसरे की जानकारी को यूज कर रहे हो बट आप उसको जानते भी नहीं हो विदाउट उसके परमिशन को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट, फिशिंग। तो अगर आपने ईमेल बॉक्स को चेक करते हैं, तो अगर आप जो है अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे स्पैम ईमेल देखते होंगे। दरअसल फिशिंग का मुख्य कारण स्पैम ईमेल का उपयोग होता है। साथ ही यहाँ आपको स्पैम वेबसाइट का लिंक भी दिया जा सकता है, जिस प्रकार आपको अपनी जानकारी भरने को कहा जा सकता है। अपनी निजी एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी भरने पर आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो फिशिंग के अंतर्गत क्या आता है, बेसिकली आप ईमेल अगर आपका होगा तो आप जीमेल को ओपन करना, आपके मोबाइल में जीमेल होगा, जीमेल एप्लीकेशन, ठीक है, गूगल मेल, जीमेल, उसमें एक ऑप्शन रहता है, थ्री डॉट पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है स्पैम। स्पैम में जब आप ओपन करोगे तो जितने भी स्पैम फोल्डर में जितने भी स्पैम स्पैम सेक्शन में जितने भी ईमेल आए रहते हैं वो सब फेक रहते हैं, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कह लो तो वो सब फ्रॉड ईमेल रहते हैं, ठीक है। वो वैलिड नहीं रहते हैं, ठीक है, वो सब फेक रहते हैं। उस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इधर उधर के लिंक खुलेंगे, इधर उधर के वेबसाइट खुलेंगे, या फिर कुछ एड्स आने लगेंगे, ऐसे वैसे एड्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे जानकारी भरने को बोला जाएगा या फिर पेमेंट करने को बोला जाएगा, ठीक है। तो वो सब जो रहते हैं वो भी एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, फिशिंग, ठीक है। सिक्स नंबर हमारा है वायरस सॉफ्टवेयर। वायरस सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर यूज करते होंगे, लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते होंगे, मोबाइल भी आप यूज कर रहे होंगे, तो भी आपके लिए बहुत इजी है समझना। तो हैकर के द्वारा क्या किया जाता है, आपका जो भी लैपटॉप कंप्यूटर या फिर कुछ भी आप यूज करते हो उसमें वह वायरस डाल देता है, ठीक है। वायरस डाल देता है तो उस वायरस में जैसे है कि बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं कि अगर वो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपके कंप्यूटर में केवल लैपटॉप में केवल अगर उस वायरस में एक्टिवेट किया गया है, फीड किया गया है सॉन्ग, तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में केवल सॉन्ग बजता रहेगा, ठीक है। या फिर बहुत से ऐसे वायरस होते हैं
जैसे ही आपको आपके कंप्यूटर लैपटॉप में उसको क्लिक किया जाएगा, वैसे ही आपका कंप्यूटर लैपटॉप रहेगा वो बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो क्रिएट किए जाते हैं, और जो आपका सिस्टम रहता है उसमें फीड करने पे जो उस वायरस के अंतर्गत फीड रहता है वही वहाँ पे होता है। ठीक है। साइबर बुलिंग के अंतर्गत आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है साइबर बुलिंग का एग्जाम्पल। और ये थे हमारे टोटल अबाउट साइबर अपराध के बारे में कि कौन कौन से साइबर क्राइम के टाइप्स हैं। ठीक है। जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और ये जो है वो आपने भी दैनिक जीवन में अपने देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा साइबर क्राइम के बारे में कि किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, किसी के साथ किसी का मोबाइल हैक हुआ, किसी का ईमेल आईडी हैक हुआ, किसी का यूट्यूब चैनल हैक हुआ, या फिर स्टॉकिंग का, साइबर स्टॉकिंग का। ठीक है। या फिर कह लें कि फिशिंग का, ईमेल का, उसके बाद वायरस का। सभी लोग कंप्यूटर लैपटॉप में इसीलिए एंटीवायरस डलवा के रखते हैं जिससे उनके मोबाइल या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी भी प्रकार का ऐसा वायरस ना आए। बहुत से ऐसे वायरस आते हैं कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जाएंगे, आपके जितने भी फाइल रहेंगे, जितने भी डेटा रहेंगे, सबको वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए एंटीवायरस का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। सो चैप्टर नंबर 14 हमारा चला था ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी, और इसमें हम देखने वाले आज का जो टॉपिक होने वाला है साइबर अपराधों से रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर क्राइम। ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, जो पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, और इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हैं तो आप साइबर अपराध से बच सकते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, या आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी होंगे, और उसके साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, पॉइंट वाइज आपको सब चीज़ें बताई गई हैं। सतर्कता और जागरूकता। ठीक है। सबसे पहले आपको साइबर अपराधों के बारे में जागरूक होना चाहिए। नवीनतम तकनीकी ट्रेंड्स और साइबर अपराध के बारे में अत्यधिक जानकारी रहना, जागरूक बनाए रखना चाहिए खुद को। ठीक है। तो देखिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम होता क्या है। ठीक है। या फिर आपको लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इस समय जो हमारा लेटेस्ट टाइम है, करंट टाइम है, उसमें साइबर क्राइम किस प्रकार किया जा रहा है। ठीक है। एक बहुत ही जो इस टाइम पे वायरल और ट्रेंडिंग एग्जाम्पल है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आई जो हमारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका उपयोग करके बहुत से लोग इसका यूज़ जो है वो अच्छे कामों में कर रहे हैं, यूज़फुल काम में कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है। बट बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इसका यूज़ गलत दिशा में कर रहे हैं। तो एआई जो है वो जितना सभी के लिए आसान है, अच्छा है, उतना ही ज़्यादा ये जो है हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है। अगर उसको गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा। सेकेंड है हमारा सुरक्षा उपकरण का उपयोग। तो अपने सिस्टम, स्मार्टफोन, अन्य डिवाइस के लिए एंटीवायरस फायरवॉल का उपयोग करें। इससे आपकी डिवाइस की सुरक्षा मजबूत होगी, और बाहरी पहुंच से आपकी जो भी जानकारी रहेगी वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है। तो आप अगर लैपटॉप, कंप्यूटर यूज़ करते हो, या फिर स्मार्टफोन यूज़ करते हो, या फिर कोई और भी डिवाइस जैसे टैबलेट यूज़ करते हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसमें आप एंटीवायरस जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे प्रीमियम एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको पेड मिलते हैं, उसके कुछ आपको चार्जेस पे करने होते हैं, मंथली या फिर ईयरली पैक होता है, उसको आप बाई कर सकते हैं। और वो जो एंटीवायरसेस होते हैं वो आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जो बाहरी अनवांटेड चीज़ होती है, अनवांटेड चीज़ मतलब जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, हार्मफुल है। ठीक है। उन चीज़ों को क्या करेगी, एंटीवायरस आने नहीं देगी आपके डिवाइस के अंदर, और अगर आ भी जाता है तो उसको वो डिलीट कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है। या फिर आप किसी ऐसे वेबसाइट को ओपन करते हो जिस वेबसाइट में पूरा स्पैम रहता है, जिस वेबसाइट में हार्मफुल चीज़ें रहती हैं, उस वेबसाइट को एंटीवायरस ओपन होने से ही रोक देगा। तो यह आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। थर्ड, यहाँ पे शक्तिशाली पासवर्ड। तो मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें अपने खातों के लिए, और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें जो आसानी से गुणवत्तापूर्ण हो। पासवर्ड में अक्षर, अंक, विशेष चिन्हों का उपयोग करें, और किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग न करें जो आपके बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, शक्तिशाली पासवर्ड। ठीक है।
आपको एक बहुत ही अच्छा तरीके से पासवर्ड अपने किसी भी ऐप का पासवर्ड अगर आप रखते हो, किसी भी अकाउंट का आप पासवर्ड रखते हो, किसी भी आप अपने पिन का पासवर्ड बनाते हो या फिर किसी भी प्रकार के अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड आप जब सेट करते हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात कि ऐसा आपको पासवर्ड बनाना है जो पासवर्ड बहुत ईज़ी ना हो, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं अपना केवल नाम लिख देते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 1 से लेकर के 9 तक की जो नंबर्स है वो लिख देते हैं पासवर्ड में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे ईज़ी पासवर्ड को आपको लिखना ही नहीं है जो अदर पर्सन बहुत ही ईज़ी वे में पता कर सकें या फिर वो उस पासवर्ड को आसानी से गेस कर लें। आपको ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें पहली बात अक्षर हो, नंबर भी हो और उसके साथ साथ स्पेशल जो सिंबल होते हैं जैसे @ हो गया, हैशटैग हो गया और भी बहुत सारे हैं, इनका आप यूज़ करिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा पासवर्ड बनाइए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। पावरफुल का मतलब ये नहीं कि उसमें आपको जा करके फाइट करना है। ऐसा आपको पासवर्ड बनाना है जो कोई गेस ना कर सके, जिसका कोई जो किसी अन्य पर्सन के द्वारा अनुमान न लगाया जा सके, जो आपके नाम से अलग हो या फिर आपके जो भी दैनिक जीवन में आप उसका यूज़ ना करते हो। ठीक है, और इन जानकारी को या फिर अपने पासवर्ड को किसी भी पर्सन के साथ शेयर ना करें। अगर आप शेयर करोगे तो फिर आपका जो अकाउंट है वो प्रोटेक्ट रहेगा ही नहीं, और उसके बाद तो आप जानते हैं उसके साथ कुछ भी हो सकता है। 4th नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट, डेटा बैकअप। तो नियमित रूप से अपने डेटा का बैकअप लेना चाहिए। इससे आपका जो डेटा है खोने के मामले में आपको चिंता नहीं करनी होगी और आप उसे आसानी से पुनर्प्राप्त कर सकेंगे। अपने डेटा को अलग अलग स्थानों पर संग्रहित करें, जैसे कि क्लाउड संग्रहण सेवाओं का उपयोग करें। तो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट है डेटा का बैकअप करना। और डेटा का बैकअप करना एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा तो मे बी आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो डेटा का बैकअप में जैसे बात की जाए फिर आप ये व्हाट्सएप ऐप आप सभी यूज़ करते होंगे फॉर चैट या फिर अन्य पर्पज़ के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको डेटा बैकअप का या फिर चैट बैकअप का या फिर मीडिया बैकअप का समथिंग एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता होगा। उस ऑप्शन में क्या होता है कि आप अपना जीमेल अकाउंट को लॉगिन करते हो वहाँ पे, और उसके बाद आपसे पूछता है कि आपको 1 हफ्ते में बैकअप करना है, 1 महीने में बैकअप करना है, डेली बैकअप करना है। तो आप उस पे जब सेलेक्ट कर देते हो तो उसका जो आपका डेटा रहता है, डेटा मतलब जो भी चैट रहती है या फिर कोई भी मीडिया आपके पास आता है, फोटो वीडियो ये सब, वो सब बैकअप हो जाता है। बैकअप मतलब अगर आप किसी अन्य भी डिवाइस में अपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल करोगे तो वो क्या करेगा, आपका जो पुराना चैट है, पुरानी जो भी बातचीत है, पुरानी जो भी मीडिया शेयर की गई हैं, उस डिवाइस में आसानी से वो बैकअप कर लोगे डेटा को, उस डिवाइस में आसानी से वो आ जाएगा। ठीक है, रीस्टोर कर लोगे। पहले बैकअप करोगे, फिर उसके बाद उस डेटा बैकअप को आप रिस्टोर करके अपने डिवाइस में फिर से उसको एक्सेस कर लोगे। ठीक है, तो आपका जो डेटा है, आपका जो चैट है वो डिलीट नहीं होगा, फिर से आपके पास आसानी से आ जाएगा और किसी भी प्रकार की आपकी हानि नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आप ज़रूर से डेटा बैकअप का यूज़ करना सभी लोग स्टार्ट कर लीजिए। 5th नंबर है साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण। ठीक है, तो बेसिकली साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको। आपने जागरूकता को बढ़ाने के लिए, साइबर सुरक्षा को समझने के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करें। इससे आप साइबर अपराधों के लिए सतर्क और पूर्व संज्ञानी बनेंगे और अपनी ओर से अपने संगठन की सुरक्षा मजबूत बनाए रख सकेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको साइबर क्राइम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज है तभी आप उस चीज़ के बारे में आप अपने आपको खुद उसको उससे प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो अगर आपको पता रहेगा कि साइबर क्राइम किस प्रकार हो सकता है, तभी आप अपने जो भी अकाउंट्स हैं, अपनी जो भी सोशल मीडियाज हैं, अपने जो भी आपको प्रोटेक्ट करना है आप उससे कर पाओगे, प्रोटेक्ट साइबर क्राइम से। तो ये थे कुछ पॉइंट्स आपके लिए साइबर अपराध को रोकथाम के लिए, कौन कौन से वो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपको बताया गया है। तो आई होप आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद। सो क्लास 10th कंप्यूटर चैप्टर नंबर 14th, ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी, या फिर कह लें ई कॉमर्स एंड साइबर सुरक्षा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमारा जो भी पूरा कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया, सभी टॉपिक आपको पढ़ा दिए गए हैं। बस लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग।
साइबर क्राइम का आप रिपोर्टिंग कब, कहाँ और कैसे और किस प्रकार कर सकते हो, और उसके लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हो, ठीक है, या फिर वो कौन कौन से स्टेप हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। तो एक टॉपिक आपको ये भी दे दिया गया है कि मान लीजिए इन फ्यूचर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है, ठीक है, या फिर आपके किसी रिलेटिव के साथ होता है, या फिर आपके आसपास नेबर्स में आपके कहीं पर भी रिलेटिव्स या फिर आपके जो भी चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनके साथ कुछ ऐसे साइबर क्राइम, साइबर अपराध होते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं या फिर कह लें कौन कौन से मेथड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि साइबर अपराध की रिपोर्टिंग करना महत्वपूर्ण है ताकि दुरुपयोगी गतिविधियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जा सके। निम्नलिखित है साइबर अपराध की रिपोर्टिंग करने के कदम, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको बताया गया है। पहला यहाँ पे स्टेप दिया गया है कि पुलिस को सूचित करें, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो आपका स्टेप रहना है वो यही रहना है कि अगर आपके साथ आपको लग रहा है किसी भी प्रकार का साइबर अपराध या फिर साइबर क्राइम हो रहा है, तो आपको सबसे पहले पुलिस को सूचित करना है। साइबर अपराध का शक होने पर स्थानीय पुलिस या साइबर अपराधों के लिए खास जांच अधिकारियों को सूचित करें। साइबर क्राइम में जाकर के भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी जाकर के इसका एफआईआर कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सूचना दे सकते हैं, ठीक है। आप जो भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है उसके बारे में आप डिटेलिंग वहाँ पे देंगे तो वो आपको जो भी बेटर तरीका रहेगा, जो भी नेक्स्ट बेटर कदम रहेगा वो आपको बताएंगे। सेकंड है यहाँ पे डिजिटल सबूत इकट्ठा करें, ठीक है। तो संभावित अपराधी के डिजिटल जांच अधिकारियों द्वारा जांच के लिए सबूतों की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए सभी संभावित सबूतों को सुरक्षित रूप से संरक्षित करें, ठीक है। तो बेसिकली आप पुलिस के पास जाओगे या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट में जाओगे जाओगे साइबर क्राइम का सूचना देने के लिए या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, कहने के लिए, अपील करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास पहली बात होना चाहिए डिजिटल सबूत, ठीक है। डिजिटल सबूत मतलब इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी साइबर क्राइम हुआ है, साइबर अपराध हुआ है, उसका आपके पास सबूत होना चाहिए। जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उसका आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए, पेमेंट डिटेल्स होना चाहिए, या फिर जो भी आपके साथ ऑनलाइन कुछ भी हुआ है या फिर कुछ भी आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो उसका पूरा आपके पास डिटेल होना चाहिए, ताकि आप उसको एक एक सबूत को, एक एक जानकारी वहाँ पे आप पेश कर सको, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे अपने बैंक और अन्य ऑनलाइन खातों की सूचना दें। यदि आपके वित्तीय खातों में साइबर अपराध की आशंका हो तो तुरंत अपने बैंक और अन्य आवश्यक खातों की सूचना दें ताकि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके बैंक अकाउंट से कुछ भी साइबर क्राइम हो सकता है या फिर किसी प्रकार से आपकी जो भी जानकारी है वो लीक हो गई है, जैसे एटीएम कार्ड के पिन नंबर लीक हो गए हैं, सीवीसी जो पीछे के 3 डिजिट के रहते हैं, सीवीवी या सीवीवी समथिंग, तो उसका नंबर रहता है, अगर वो लीक हो गया या फिर कार्ड की जानकारी लीक हो गया या फिर आपका कार्ड ही क्या हो गया, खो गया, किसी ने चोरी कर लिया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके अपने जो भी बैंक अकाउंट है उसका जो नियरेस्ट ब्रांच है उसमें आप जाइए, विजिट करिए, और उसके बाद वहाँ पे सब डिटेल बताइए जिससे वो क्या कर सके, आपके अकाउंट की जो प्राइवेसी है उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके आपके अकाउंट को। जैसे वहाँ पे वो चाहे तो आपका कैश का जो लेन देन है, ट्रांजेक्शन ही ब्लॉक कर सकते हैं, आपका जो कार्ड है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन भी ब्लॉक कर सकते हैं, आपके अकाउंट से 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ना पैसे आएंगे ना पैसे जाएंगे। तो जो भी जरूरी कदम रहेंगे वो आपको वहाँ पे बताए जाएंगे और वो आपके साथ शेयर करके आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। फोर्थ नंबर यहाँ पे पॉइंट है साइबर अपराध रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कई देशों में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ विशेषज्ञ साइबर अपराधों के लिए जांच अधिकारियों से संपर्क करने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप और भी बेहतर तरीके से इसके बारे में जान सकते हैं। तो साइबर अपराध की रिपोर्टिंग करने के माध्यम से आप सुरक्षित और बेहतर ऑनलाइन स्थिति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और अपराधी को पकड़ने में सहायक हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा डिटेल्स अबाउट साइबर अपराध की रिपोर्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं जिनका आपको जरूर से ध्यान रखना है, और इन चीज़ों को आपको अपने दैनिक जीवन में भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे जो हमारा आने वाला समय है वो डिजिटल वे में ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। तो डिजिटल वे में जा रहा है तो बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जो इसका जो है गलत उपयोग कर रहे हैं, डिजिटल तरीके से वो फ्रॉड कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना आवश्यक है। जैसे बैंक से रिलेटेड ये जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो रहेगा इस चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ये सब अपलोड होगा, तो आप उसको भी जरूर से देखिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी घर बैठे पढ़ाई हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो कक्षा 10वीं कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा था, और हमारा जो चैप्टर का नाम था वो था ई कॉमर्स एंड साइबर सिक्योरिटी, या फिर कह लें साइबर सुरक्षा। और इसमें जितने भी टॉपिक थे, टोटल 11th या 12th टॉपिक थे, वो आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया गया है। ठीक है, तो अगर आपने इसको नहीं देखा है, मिस किया है, कुछ भी है प्रॉब्लम, तो आप जा करके प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2023 से स्टार्ट हुआ है कि आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सभी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। 20 नंबर के लिए ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक एक नंबर वाले रहते हैं, और जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के लाभों में से कौन सा लाभ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही उसका जो आंसर है उसको चूज करना है। बहुत से लोग जल्दी में इसका जो भी आंसर रहता है वो चूज कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें पूछा गया कि कौन सा ई कॉमर्स का लाभ नहीं है, वो पढ़ लेंगे जल्दी से कि इसमें से कौन सा ई कॉमर्स का लाभ है। ठीक है, तो इसी प्रकार के छोटे से मिस्टेक होते हैं, वो कर बैठते हैं और वो अपने नंबर को कट कर लेते हैं। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अधिकृत उत्पादों के सत्यापन की कठिनाई। ठीक है, ये ई कॉमर्स का लाभ नहीं है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेथड हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं, ई कॉमर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, या फिर ई कॉमर्स में यूज करते हैं। तो ये सभी जो मेथड यहाँ पे दिए गए हैं वो सब हम लोग यूज करते हैं ई कॉमर्स में। जैसे कि अपनी ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से विपणन, ठीक है, सामान और सेवाओं की खरीदारी बिक्री, सब कुछ हम लोग करते हैं, निवेश भी करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में उपभोक्ता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जो हमारा ई कॉमर्स होता है उसमें जो उपभोक्ता होता है वो क्या होता है एक्चुअल में। सो उपभोक्ता कौन होता है, जो उपभोग करता है सामान को, मतलब जो बाई करता है वो हमारा क्या होता है, खरीदार जो होता है वो उपभोक्ता होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में ग्राहकों की गोपनीयता की रक्षा के लिए क्या उपयोगी किया जाता है। ठीक है, तो ई कॉमर्स में जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाता है, वो कौन से मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं। तो सभी मेथड यूज किए जाते हैं जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। डेटा सुरक्षा, किसी भी कस्टमर का डेटा लीक ना हो। उसके बाद यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, उसके बाद एसएसएल प्रमाण पत्र, ये सभी जो मेथड हैं वो यूज किए जाते हैं ई कॉमर्स के कंपनियों के द्वारा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ई कॉमर्स की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो ई कॉमर्स की जो मेनली प्रमुख विशेषताएं होती है वो ये होती है, सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया। ठीक है, मेनली जो सबसे मेन जो विशेषता है वो यही है, सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया। सिक्स नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, जो ई गवर्नेंस है उसका पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, या फिर कह लें ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सेवन नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ई गवर्नेंस क्या है, एक्चुअल में है क्या। अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो ये जो क्वेश्चन आपको सब आराम से क्वेश्चन पढ़ते उसका आंसर पता चल जाएगा। बट अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शासन की सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना। फिर है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कि ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है, एक्चुअल में मोटो क्या है उसका, ई गवर्नेंस का। तो ई गवर्नेंस का जो उद्देश्य है वो है नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सभी नागरिक को जो भी गवर्नमेंट स्कीम आ रही है उसके बारे में अपडेट करना, जानकारी देना। ठीक है,
नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का संबंध किस माध्यम से बनाया जा सकता है या फिर बनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ई गवर्नेंस है उसका जो रिलेशन होता है वो होता है इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इसका यूज हम लोग करते हैं डिजिटल वे में अपने जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनको प्रचार प्रसार के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंटरनेट। टेंथ नंबर क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रमुख टेक्निक को क्या कहा जाता है। तो जो मेन टेक्निक होता है उसको कहा जाता है ई सेवा, ठीक है, या फिर ई सर्विसेज। 11th नंबर क्वेश्चन है हमारा साइबर सुरक्षा क्या होता है। एक्चुअल में साइबर सुरक्षा क्या होता है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो सभी साइबर सुरक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षा, डिजिटल एवं नेटवर्क संक्रमणों को बचाव, इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने की प्रक्रिया। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है फिशिंग के बारे में, कि जो एक फिशिंग मेथड होता है, तरीका होता है, वो क्या होता है एक्चुअल में। तो फिशिंग होता है स्पूफिंग, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में, बहुत ही डिटेल में जानकारी बताया हुआ था टॉपिक में, साइबर सिक्योरिटी में, साइबर अपराध में। साइबर अपराध का जो टाइप्स है उसमें आपको फिशिंग के बारे में मैंने बताया, तो टॉपिक पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी जो टेक्निक है, उपकरण है, टूल हम लोग यूज करते हैं फॉर साइबर सुरक्षा के लिए, वो कौन सा टूल है जिसका हम लोग यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारा ये सभी जो टूल हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। फायरवॉल को यूज करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर पीसी को बचाने के लिए ईमेल इंक्रिप्शन का यूज करते हैं। तो मीन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। एक्चुअल में हमारा सोशल इंजीनियरिंग होता है मनुष्यों को धोखा देने की कला। ठीक है, मीन ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइबर सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या है। तो साइबर जो सुरक्षा होता है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण, या कह लें पार्ट है, या फिर सुरक्षा का जो है सबसे महत्वपूर्ण एक मेथड है, वो है ये सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं, यूजर की जागरूकता, टेक्निकल संरक्षण, सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, इन सभी के बारे में अगर नॉलेज रहेगा तो साइबर सुरक्षा के लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ये सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये डी करेक्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उसके बाद इसमें भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, और फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो इतने टोटल आप सभी के लिए थे बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर के ई कॉमर्स और साइबर सुरक्षा के। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपको पता है, कमेंट बॉक्स को ओपन करना है, कमेंट सेक्शन में जा करके अपने जो भी डाउट है, जो भी आपको लिखना है इस वीडियो के रिलेटेड, इस क्लास के रिलेटेड, इस सीरीज के रिलेटेड, या फिर इस चैनल के रिलेटेड, कुछ भी आप लिख सकते हो जो भी आप हमारे पास भेजना चाहते हो। ठीक है, आपका मैसेज हमारे पास प्राप्त हो जाएगा और आपके जो भी डाउट रहेंगे वो हमारी टीम के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्लास रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर, सभी प्रश्न देखेंगे हम, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट में आप सभी को, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो बेसिकली हमारा क्लास 10 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 14 है ई कॉमर्स एंड साइबर सुरक्षा, और इसके जो मेनली हमारे जितने भी टॉपिक थे सब आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, सब आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न मतलब कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, पिछली बार से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आज का जो ये रहेगा क्लास उसमें मैं आपको इसके इस चैप्टर के अति लघु उत्तरी प्रश्न, ये भी 1 नंबर वाले होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो कि ऑलरेडी कवर हो गया है, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न और अति लघु उत्तरी प्रश्न, ये तीनों बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें थोड़े क्वेश्चंस जो आपको नंबर देखने को मिलेंगे वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें चैप्टर जो है वो 2 पार्ट में है, ई कॉमर्स एंड साइबर सुरक्षा, और ये जो चैप्टर है वो टोटली थ्योरेटिकल पार्ट में है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, तो इससे प्रश्न आना 101% फिक्स है।
क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा है और थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और इस चैप्टर को न्यू ऐड किया गया है बेसिकली। तो इससे तो क्वेश्चन बनने फिक्स हैं, आपके बोर्ड परीक्षा में आने फिक्स है, बट आपका जो सेट रहेगा पेपर का वो अलग अलग रह सकता है। तो किसी सेट में एक प्रश्न, किसी सेट में 3 प्रश्न, किसी सेट में 2 प्रश्न इस चैप्टर से आ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर से 101% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको सभी प्रश्न, सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप इनका नोट्स या तो खुद से बना लो, इसके आंसर को फाइंड करके, लेक्चर को देख करके नोट्स आप बना लो। अदरवाइज जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो फिर आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वाला सीरीज स्टार्ट होगा बोर्ड परीक्षा का, जिसमें डेली आपको एक एक चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है वो बताया जाएगा। तो उसमें आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। यहाँ पे 20 क्वेश्चन में भी होंगे, हाँ 20 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आया हूँ मैं। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, वन लाइनर होते हैं, एक एक लाइन में इसका आंसर होता है। जैसे ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का मेन उद्देश्य क्या है, ई कॉमर्स का लाभ क्या है, ई कॉमर्स क्या क्या प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन भुगतान क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, ई कॉमर्स क्यों महत्वपूर्ण है, ई कॉमर्स की आवश्यकता क्या है हमें, ठीक है। ई कॉमर्स से संबंध में हम क्या सुरक्षा रखनी चाहिए, ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये सब जो प्रश्न है इसका आंसर अगर आपने इन सब टॉपिक्स को पढ़ा है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है तो आपको तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा इनके आंसर। ई गवर्नेंस के क्या क्या प्रकार होते हैं, ई गवर्नेंस के लाभ क्या होते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, कौन सी टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। साइबर सुरक्षा क्या होता है, साइबर अपराध क्या होता है, साइबर हमले कितने प्रकार के होते हैं, साइबर सुरक्षा का क्या उद्देश्य होता है। तो ये जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। ये एक एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक एक सिंगल सिंगल टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, इसीलिए कि आपसे अगर वन लाइनर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर अति लघु उत्तरी में भी आपसे पूछ लिया जाता है तो भी आप उसको लिख लोगे बहुत ही इजी वे में, ठीक है। और दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है तो एक्सप्लेन करके लिख लोगे। फिर आता है हमारा लघु उत्तरी प्रश्न, और लघु उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 2-2 नंबर वाले होते हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। आपको मॉडल पेपर मैंने दिया है तो उसमें आप देख लेना कितने प्रश्न आए हुए हैं, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में आए हुए हैं, ठीक है। तो मे भी इसमें मैंने 10 रखा हुआ है, हाँ 10 मैंने लघु उत्तरी प्रश्न को लाया हुआ है जो 2-2 नंबर वाले हैं। जैसे ई कॉमर्स क्या है, ठीक है, यह पारंपरिक वाणिज्यिकता से कैसे अलग होता है। बेसिकली जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लिखना रहता है, या फिर यूँ कह लें कि जो हमने आपको अति लघु उत्तरी प्रश्न या फिर कह लें कि ये वाले जो प्रश्न बताए हैं तो इन दो प्रश्नों को आपस में मिला करके एक लघु उत्तरी प्रश्न बनता है 2 नंबर वाला, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे है ई गवर्नेंस क्या होता है और इसका महत्व क्या है, ठीक है। अब यही वाले प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिले होंगे, ई गवर्नेंस के लाभ क्या है या फिर कह लें महत्व क्या होता है, या देख लीजिए यहाँ पे है ई गवर्नेंस क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है या फिर इसका लाभ क्या होता है, ठीक है। तो ये सब दो जो हमारे दो लघु अति लघु उत्तरी वाले प्रश्न हैं उनको मिला करके एक लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न बनते हैं। आप इतना समझ सकते हो बहुत ही इजी वे में। जैसे ई कॉमर्स मॉडल के विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स ने ग्राहक के लिए कैसे सुविधाजनक साधनों को प्रदान किया है उसका आपको बताना है। ई गवर्नेंस के उदाहरण और उनके लाभों पर चर्चा करना है, ठीक है। तो ये सब भी बहुत ईजी ईजी है, सब थ्योरेटिकल पार्ट है, सब आपको इजी वे में आप अगर एक्सप्लेन करना चाहो, इनके बारे में लिखना चाहो तो बहुत इजी वे में आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है और भी कि ई कॉमर्स के माध्यम से अपने जो भी उत्पाद होते हैं और जो भी सर्विसेज होते हैं उनकी बिक्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, आपको बताना है। ऑनलाइन हम जब सब कुछ ला देते हैं अपना बिजनेस तो उसका एड्स लगा सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, जिससे हमारा सेल क्या होगा और ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमारे 2-2 नंबर वाले प्रश्न। और जो हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न है इस चैप्टर के जो 4 अंक के लिए या फिर कह लें 4 नंबर के लिए बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर के मैंने 6 प्रश्न रखे हुए हैं, 6 प्रश्न रखे हुए हैं दीर्घ उत्तरी में। तो ये 6 अभी मैंने आपको नॉर्मल प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो अब इनका जो है नोट्स है आपको बनाना है, वो कैसे नोट्स बनाओगे। जैसे एक प्रश्न है ई कॉमर्स से ना, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर ये प्रश्न है तो आपको ई कॉमर्स वाला जो जितना भी ई कॉमर्स रिलेटेड टॉपिक है इस चैप्टर का उसको आप एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो। पहले ही आपने देखा हुआ है अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा हुआ है उन लेक्चर को तो पहले तो सब लेक्चर देख लेना,
प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में एक एक टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। इसका एक वन शॉट वीडियो भी आएगा जिसमें एक ही लेक्चर में आपके सभी क्लास सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसको आप देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें एक ही क्लास में आपके जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक हैं वो आपको एक साथ दे दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। जैसे आप एक क्लास देखो, सब कुछ आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन का आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज जैसे ही सभी टॉपिक कंप्लीट होता है आपके लिए इनका आंसर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक एक चैप्टर का डेली प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा हमारे साथ और आपके साथ लाइव चलेगा, ठीक है। जैसे ई कॉमर्स क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। 4 अंक में आपसे पूछा गया है, देखिए ई कॉमर्स क्या है, इसका महत्व क्या है, ये 2 पोर्शन हो गया। फिर उसके बाद आपको बताना है इसके जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में बताना है। ई कॉमर्स के लाभ और हानि क्या है, ठीक है। उसके बाद व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए इसकी प्रमुख लाभ और चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ ई कॉमर्स पे बेस्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने और क्वेश्चन आपको नहीं दिया है, क्योंकि इसमें और भी बहुत क्वेश्चन है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और ये थोड़ा सा न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, तो क्वेश्चन बनने में भी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। बाकी आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। ई गवर्नेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, सरकारी सेवाओं को ई गवर्नेंस के लाभ और प्राथमिकताएं क्या क्या होती हैं। तो बेसिकली मैंने जितने भी आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं उन सबको अगर आप सॉल्व कर देते हो, इन सबका आप नोट्स बना लेते हो, आंसर फाइंड कर लेते हो, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आपका इसमें बेस मजबूत होना चाहिए। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप उसको इजिली वे में लिख सकते हो, ठीक है। सो ये रहा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट।